चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ प्रश्न देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है और पूछता है। नहीं पढ़ रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता है, यहीं पे आपको सब कुछ समझ जाएगा, बस इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना। चलिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है। यूपीएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, कई दफा पूछा हुआ है कि ड्राई आइस होता क्या है। इसको याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहा जाता है, तो हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन पता नहीं बीपीएससी इसमें क्या देखती है। आप 68वीं से पहले का जो भी एग्जाम देख लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ। गुड आफ्टरनून, स्वागत है। तो याद रखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापक्रम पर गैस का अणु होता क्या है। तो यह कह रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब गैसीय नियम हम पढ़ाए होंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो का नियम, तो उसमें हम लोग क्या बताए होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बताए होंगे। इसमें पढ़ाए होंगे कि तापक्रम बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का ये गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तो तापक्रम घटाने पर क्या होगा, गैस का गतिज ऊर्जा क्या होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। तो हम तापक्रम घटा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा घट रहा है। तो परम शून्य तापक्रम पर, एब्सोल्यूट जीरो पर क्या हो जाएगा, गैस के अणु क्या हो जाएगा, गति प्रारंभ करते हैं तो होगा ही नहीं भाई, द्रव्यमान रहित हो जाएगा, मास नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रकाश उत्सर्जन प्रारंभ कर देगा, ये भी क्या है, गलत है। तो गति क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो परम शून्य तापक्रम पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैस का गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यह क्या कह सकते हैं, 0 केल्विन तापक्रम पर गैस का गतिज ऊर्जा, गैस का गतिज ऊर्जा शून्य हो जाता, शून्य हो जाता। शून्य की जगह नगण्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तापक्रम बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तो यह भी लिख सकते हैं, तापक्रम बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है। जो डिस्कशन का पार्ट है ना उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तो इससे भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। ऑडियो क्लियर है पर बतला देंगे। ये हमारा क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, गैस का गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, यानी कि क्वथन बिंदु कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। कारण दाब बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है, क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है। तो याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि आपको 100 से पहले ही पानी उबलने लगेगा तो खाना बनने में क्या होगा, आपको टाइम लग जाएगा। तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, लेकिन उससे पहले ही पानी क्या हो चुका है, उबल चुका है। तो दाब बढ़ने पर ताप को, ये आपका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखिए क्वथनांक क्या होता है, बच्चे वाले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि वैसा तापक्रम जिस पर कोई भी वस्तु उबलना शुरू कर दे उसको क्या कहा जाता है, क्वथनांक। तो बच्चा वाला परिभाषा अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, वैसा तापक्रम,
वैसा तापक्रम जिस पर द्रव उबलना आरंभ कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये अच्छा वाला परिभाषा है। हायर क्लासेस में 11th में अगर आप पढ़िएगा तो 11th में क्वथनांक का परिभाषा क्या है, परिभाषा पहले याद रख लीजिएगा। वैसा तापक्रम जिसमें वस्तु का वाष्प दाब जो है, वेपर प्रेशर जो है, वह वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता हो, बराबर हो जाता हो। तो आप लोग तो रथ के एग्जाम में जाइएगा कि वैसा तापक्रम जिस पर वस्तु उबालने लगता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। लेकिन अगर ऐसे फंसा दे कि वैसा तापक्रम जिसमें वस्तु का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर जो हो वह वायुमंडलीय दाब के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, क्वथनांक। डायरेक्ट हम लोग को क्या लिख लेना है, परिभाषा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा तापक्रम जिस पर वस्तु का वाष्प दाब किसको कहते हैं, वेपर प्रेशर। वस्तु का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक के नाम से जानते हैं। ये दोनों परिभाषा डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में 11th 12th लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है संभवतः यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे। सिंपल करके आपको क्वेश्चन यह क्या करेगा, दे देगा। इसको नोट, ठीक है। अब याद रखें एक और चीज, यहाँ पे एक और रोचक तथ्य, क्वथनांक से ही बात आया, तो एक और चीज याद रखिएगा। शुद्ध पानी में भी कुछ मिला हुआ नहीं, उस पानी में अगर हम नमक मिला या चीनी मिला तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा, याद रखिएगा। विलय मिलाने पर, सॉल्यूट मिलाने पर, वो भी अवाष्पशील, जो वाष्प में नहीं बदले, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एलिवेशन, इसलिए पढ़े होंगे 11th में चैप्टर ही होगा सॉल्यूशन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। यानी कि किसी भी शुद्ध विलायक, जैसे पानी, उसमें अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय जैसे चीनी मिला दे, नमक मिला दे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक और चीज लिख सकते हैं, किसी शुद्ध विलायक यानी कि प्योर सॉल्वेंट अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एवं हिमांक, काफी महत्वपूर्ण, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये याद रखिए, चैप्टर में ही पढ़ना था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। इसका टॉपिक का नाम क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
जिसको हम लोग कहते हैं हिमांक में। अब देख रहे हैं, एक टीचर से पढ़ने से, डिस्कशन से यही फायदा, एक सिंपल क्वेश्चन और क्या क्या प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है वो सारा यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको नोट कर लेंगे तो हम यहां तक समझ गए। अगला क्या है, सही कथन का चयन करेंगे। पहला कारण मिश्रण समांगी होते हैं, यानी कि मिक्सचर जो है होमोजीनियस होता है। अब देखिए मिक्सचर केवल समांगी नहीं होता, समांगी प्लस विषमांगी दोनों होता है। यानी कि ये क्या होगा, कथन तो सही है लेकिन समांगी भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, और साथ साथ क्या हो सकता है, या विषमांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, यानी कि हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दूसरा, एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित रहते हैं, यानी कि कारण मिश्रण में आपको जो कंपोनेंट है वो निश्चित अनुपात में होता है, जो कि सरासर गलत है। मिश्रण में कभी भी आपको जो घटक है, कंपोनेंट है, वह निश्चित अनुपात में नहीं होगा। जैसे बालू में आप लोहा का चूर्ण मिला दीजिए तो ऐसा नहीं होगा कि क्या सब जगह लोहा का चूर्ण क्या होगा, समान होगा, कहीं पर क्या होगा, ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। मिश्रण और यौगिक, मिक्सचर और कंपाउंड में यही अंतर है। कंपाउंड का जो घटक होता है, यौगिक का जो घटक होता है, वह निश्चित अनुपात में होता है। जैसे H2, जल कहीं का भी ले लीजिए, चाहे वो नाला का जल लीजिए या गंगा जल लीजिए, उसमें हाइड्रोजन का 2 भाग होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 भाग होगा। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण में क्या होता है, अनिश्चित अनुपात। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, तो मिश्रण में क्या होना चाहिए था, अनिश्चित अनुपात होना चाहिए था, इनडेफिनिट रेशियो होना चाहिए, इनडेफिनिट रेशियो होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, तो ये भी पकड़ना है कि गलत क्यों। तीसरा कारण, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि मिश्रण का जो कथन है, मतलब जो कंपोनेंट है, उसको अलग नहीं कर सकते। भाई आराम से इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहाँ भी तीसरा कथन हमारा क्या है, गलत। चौथा कारण, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटक के समान होता है। पानी में चीनी मिलाकर शरबत बनाएंगे तो शरबत में पानी का भी गुण होगा और चीनी का भी गुण होगा, दोनों के गुण को दर्शाएगा। तो हमारा से कौन सा कथन सही हो जाएगा, डी कथन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मिश्रण का कुछ कुछ हम लोग विशेषता देख सकते हैं। पहला, तो इसमें अनिश्चित अनुपात होता है, अनिश्चित अनुपात होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनिट रेशियो। दूसरा हमारा क्या होता है, घटक के गुणधर्म को दर्शाता है, घटक के गुणधर्म को दर्शाता है। shows the property of component, shows the property of कंपोनेंट। और अगला क्या होता है, अगला हम बताएं कि घटक को पृथक किया जा सकता है, घटक को पृथक किया जा सकता है। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, जिससे मिल के बना होता है उसको क्या कहा जाता है, घटक कहा जाता है। जिससे मिल के बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। जैसे शरबत का घटक क्या है, चीनी और पानी है, तो चीनी और पानी किसका घटक हो जाएगा, आपको शरबत का घटक हो जाएगा। तो अगर मिश्रण का अगर गुणधर्म पूछ दे तो ये हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जो डिस्कशन दिखा रहे हैं उसको जरूर नोट कीजिएगा, यही काम आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब इसे प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। साम्यावस्था कहने का मतलब इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था कहने का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझते हैं, पहले समझेंगे। देखिए आप नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है,
रिएक्शन जो होता है वह दो प्रकार का, कौन, रासायनिक अभिक्रिया। एक होता है इरिवर्सिबल अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको कहते हैं अव्युत्पन्न अभिक्रिया, अव्युत्पन्न अभिक्रिया। और दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न अभिक्रिया। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसका आगे हम ऊपर जगह नहीं है। जो भी एमसीक्यू बैच से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएंगे, बढ़ जाएगा। आप देखिए समझिए क्या होता है, इरिवर्सिबल अव्युत्पन्न। रिवर्स मतलब पीछे जाना, जैसे रिवर्स गियर अगर गाड़ी में लगाते हैं तो किधर की तरफ गाड़ी जाता है, पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल किसको कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे जिंक जो है जब यह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बना देगा, जिंक सल्फेट का प्लस क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस। तो जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन जिंक सल्फेट टूटकर फिर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं देता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं देता, यानी कि यह केवल एक ही दिशा में चलता है, किधर से किधर चलता है, बायां से दाहिना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चले उसको क्या कहा जाता है, अव्युत्पन्न अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन व्युत्पन्न अभिक्रिया क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह आपस में जुड़कर किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करता है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड फिर टूट कर आपको क्या चीज दे देगा, हाइड्रोजन और आयोडीन दे देगा। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रहा है, बायां से दाहिना और दाहिना से बायां। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलता हो, बायां से दाहिना जाता हो या दाहिना से किधर आ सकता हो, बायां आ सकता हो, उसको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न अभिक्रिया, या उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है उसको क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। समझिएगा। अब यहाँ पर एक नोट, उसका जगह खाली होगा तो और बदला। एक ही प्रश्न में इतना चीड़ फाड़ करके डिटेल कर देना है कि एग्जामिनर के पास कोई विकल्प ना बचे। ठीक है, तो समझते हैं। आप देखिए जस्ट यहां हम बताएं आपको कि जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़ा, क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड फिर टूट कर क्या दे सकता है, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो बायां से दाहिना जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता हो, उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब आगे से बायां से किधर जा रहा है, दाहिना। लेकिन वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो दाहिना से बायां आए उसको क्या कहा जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन दे तो उसको क्या कहा जाता है, बैकवर्ड अभिक्रिया। तो ऐसे कह सकते हैं कि व्युत्पन्न अभिक्रिया का वैसा चरण जो बायां से दाहिना जाता है उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड अभिक्रिया, और वैसा अभिक्रिया जो दाहिना से कहां आता हो, बायां, उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड अभिक्रिया। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन तेजी से जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। और लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने का दर जो होता है वो क्या होता है, धीमा होता है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा अवस्था आता है जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वह किसके बराबर हो जाता है, बैकवर्ड
रिएक्शन के बराबर होता है। और यही जो चीज है यही हमारा क्या कहलाता है, साम्यावस्था कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा अवस्था जिसमें फॉरवर्ड अभिक्रिया का गति और बैकवर्ड अभिक्रिया का गति क्या हो जाता हो, बराबर हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, साम्यावस्था। यानी कि जितना तेजी से हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़ेगा उतना ही तेजी से हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, टूटेगा। बाहर से देखिएगा तो लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या हो चुका है, समान हो चुका है। और याद रखिएगा साम्यावस्था पर दाब का या उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई भी प्रणाली साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो दाब बढ़ाइए या दाब घटाइए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ शब्द दे रहा है कि जल और बर्फ एक दूसरे के क्या है, साम्यावस्था में है, तो दाब हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या ऐसे भी दे देता उत्प्रेरक उसमें मिला देते तब क्या होता, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन साम्यावस्था से पूछता है कि नाइट्रोजन जो है जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है या किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। एक प्रश्न और पूछे हुए हैं कि अमोनिया का निर्माण जो है वह कैसा रिएक्शन है, तो याद रखिएगा कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, व्युत्पन्न अभिक्रिया। यह बहुत बार पूछा है कि अमोनिया का निर्माण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न अभिक्रिया। और अमोनिया का निर्माण किस प्रोसेस से होता है, किस प्रक्रम से होता है, हैबर प्रक्रम से होता है। याद रखिएगा अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रम से होता है, हैबर प्रक्रम से। कई दफा क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा अमोनिया का निर्माण कैसा है, व्युत्पन्न अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसका निर्माण का प्रक्रिया प्रक्रम क्या है, ये हैबर प्रोसेस से होता है। जो बोल रहे हैं एग्जाम में आप मिला लीजिएगा, आपको खुद लग जाएगा कि पढ़ाया हुआ आना कि नहीं। इस सब को नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम लिख देते हैं। अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण एक व्युत्पन्न अभिक्रिया, व्युत्पन्न अभिक्रिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल। दूसरा क्या है, यह किस प्रक्रम से होता है, इस प्रक्रम का नाम क्या है, हैबर प्रक्रम नाम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैबर। हैबर वैज्ञानिक का नाम था, इसको क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस कहेंगे। अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है, हैबर प्रक्रम। अमोनिया से एक और बात याद रखेंगे कि सड़ी हुई मछली का जो दुर्गंध है, सड़ी हुई मछली का जो दुर्गंध है वह किसके कारण आता है, अमोनिया के कारण आता है। तो अगर अमोनिया से 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि अमोनिया का जो निर्माण है वो किस अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, तो रिवर्सिबल। किस प्रक्रम, किस प्रोसेस से होता है, हैबर प्रोसेस। सड़ी हुई मछली में जो दुर्गंध है वह किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 5 प्रश्न में ही हम लोग कितना और एक्स्ट्रा जानते हैं। अगला अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो बताएं कि कुछ ऐसे वस्तु हैं जो ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। तो वैसा प्रक्रिया जिसमें ठोस जो है वह सीधे किसमें बदलता हो, वाष्प में बदलता हो, यानी कि सॉलिड जो है वह सीधे किसमें बदलता हो, वेपर में बदलता हो। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
गति, इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कौन कौन दिखाता है? तो पहला कर्पूर है, यानी कि आपको कैम्फर जो है या सीधे ठोस से किसमें बदल सकता है? वाष्प में बदल सकता है। दूसरा हमारा क्या होता है? आयोडीन जो है या भी सीधे ठोस से किसमें बदल सकता है? वाष्प में। और एक और रसायन याद रखिएगा, नैप्थेलीन जो है या भी सीधे ठोस से किसमें बदल सकता है? वाष्प में बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है जब भी खाना बनाना चाहिए उसमें खाना को, सब्जी को ढक के बनाना चाहिए, क्योंकि जो नमक में मौजूद आयोडीन जो है वह सीधे ठोस से किसे चला जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। और आपके जो भोजन में नमकीन तो स्वाद लगेगा, लेकिन आयोडीन जो है आपके शरीर में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे। ऐसे भी प्रश्न दे देता है कि कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो कौन कौन हो जाएगा? कपूर, आयोडीन और नैप्थेलीन। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध में किसके द्वारा बदला जाएगा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन के द्वारा क्या किया जाता है? बदला जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको ब्राउनिंग प्रभाव कहते हैं। कोलॉइडी विलयन में हम पढ़ाए थे कि कोलॉइडी विलयन में क्या होता है कि जो आपको कण है वह कण इधर उधर क्या होते रहता है? भागते रहता है। यही कण जो इधर उधर भागता है, इसी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो याद रखिएगा, कोलॉइडी विलयन के जो कण होते हैं वह किस गति को दर्शाते हैं? ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। और ये ब्राउन साहब कैसे पकड़े इस चीज को? तो पराग कण आप लोग देखे होंगे, पॉलन ग्रेन देखे होंगे। कि ब्राउन साहब क्या किए? पराग कण को पानी के जब सतह पर रखे तो पराग कण इधर उधर क्या हो रहा था? भाग रहा था। तो ब्राउन साहब बोले कि पराग कण का जो आकार है वो कोलॉइडी कण के आकार के क्या है? समान है। तो यदि पराग कण जो है वह इस प्रकार के गति को दर्शाता है तो कोलॉइडी कण भी इस प्रकार के गति को क्या करता होगा? दिखाता होगा। और जब यह सूक्ष्मदर्शी से कोलॉइडी कण को देखे तो वह देखे कोलॉइडी कण इधर उधर क्या हो रहा था? भाग रहा था। इससे ब्राउन साहब एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोलॉइडी विलयन का जो कण है वह जिगजैग मोशन, इधर उधर गति को दर्शाता है, जिसको अपने ही नाम पर डाल दिए, जिसको ब्राउनी गति कहते हैं। तो हवा में जो धूलकण है वह भी एक कोलॉइडी विलयन का उदाहरण है। तो हवा में जो धूलकण इधर उधर भागता है वह किस गति का उदाहरण हो जाएगा? ब्राउनी गति। हो सकता है यहाँ पर हवा में धूलकण दे दिया, आगे एग्जाम में दे सकता है कोलॉइडी विलयन का जो कण है वह किस प्रकार के गति को दर्शाता है। तो आपको पढ़ा हुआ चीज आप वहां पे नहीं बना के आइएगा। तो यहीं से हम लोग का काम शुरू होता है। इससे मिलता जुलता हम क्या लिख सकते हैं? कोलॉइडी विलयन का कण, कोलॉइडी विलयन का कण ब्राउनी गति को दर्शाता है। ब्राउनी गति को दर्शाता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल विलयन, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन shows Brownian, shows Brownian। या आप और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, जल के सतह पर, जल के सतह पर पराग कण, पराग कण इसको क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। पराग कण भी इस प्रकार के गति को दर्शाता है, इस प्रकार की गति को दर्शाता है।
कहां से एग्जाम में पूछेगा। एक क्वेश्चन लिया हम लोग, इसे 3 निकाल लिए और क्या क्या वो पूछ सकता है, क्या बता, इसको नोट करें। जो भी नहीं जुड़े हैं एमसीक्यू बैच से वो जरूर जुड़ जाए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब देखिए तो हम ब्राउनी गति समझ गए। दूसरा टिंडल प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अगर कोलॉइडी विलयन की हम बात करें तो कोलॉइडी विलयन 2 चीज दिखाता है, एक ब्राउनी गति और दूसरा टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है समझते हैं। तो हम एक कोलॉइडी विलयन लेते हैं। कोलॉइडी विलयन में क्या होता है, कण जो है वह पूरी तरह पानी में नहीं मिलता है। जैसे पानी में हम चीनी को मिलाएं तो चीनी जो है पूरी तरह पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, आपको चीनी का कण नहीं दिखेगा। लेकिन वही पानी में चौक को, जिस चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, उस चौक को बुक के रख देंगे तो चौक का कण जो है वो पानी में पूरी तरह नहीं मिलेगा। वो चौक का कण पानी में क्या रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। उसी कण को क्या कहा जाता है, कोलॉइडी कण कहते हैं। तो जब कोलॉइडी विलयन से जब हम लोग टॉर्च को गुजारते यानी कि प्रकाश को गुजारते हैं, कोलॉइडी विलयन से अगर हम प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, इस प्रकाश का जो रास्ता है वह नीला रंग से क्या होने लगता है, जगमगाने लगता है। पूरा रास्ता क्या होगा, नीला रंग से चमकने लगेगा। तो प्रकाश का यह जो नीला रंग का रास्ता होता है इसको टिंडल शंकु कहते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब किसी कोलॉइडी विलयन से हम लोग प्रकाश के पुंज को गुजारते हैं, बीम ऑफ लाइट को गुजारते हैं, तो प्रकाश के पुंज का रास्ता जो है वो किस रंग से जगमगा उठता है, नीला रंग से। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये नीला रंग का जो रास्ता जगमगाता है इसको क्या कहते हैं, टिंडल कोण कहते हैं। तो टिंडल साहब सोचे क्या कि ये नीला रंग से क्यों आपको जगमगाना है। तो जैसे वायुमंडल में मौजूद जो कण है उसके कारण आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है, स्कैटर कर देता है। इसी प्रकार से कोलॉइडी विलयन में मौजूद जो कण है वो प्रकाश को बिखेर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण उसका रास्ता किससे जगमगा जाता है, नीला रंग से जगमगाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कोलॉइडी कण जो है, कोलॉइडी विलयन, वो 2 चीज को दिखाता है। कोलॉइडी विलयन जो है यह 2 चीज को दिखाएगा, एक ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन को दर्शाएगा, और दूसरा किस चीज को दर्शाता है, तो यह टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव को क्या करता है, दिखाता है। ऐसे भी दे देगा निम्नलिखित में से क्या कोलॉइडी विलयन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, ब्राउनी गति और क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। तो इसका तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन या चूना सोडा उपचार। तो ये याद रखें, कई दफा पूछा है, लोहा और मैंगनीज को कैसे हटाया जा सकता है, क्लोरीनीकरण के द्वारा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करना। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ चीज होता है तो डायरेक्ट रिपीट करता। अगला है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा, लिक्विड जो है वेपर में नहीं बदलेगा। तो वाष्प में कब नहीं बदलेगा, जब वायुमंडल का आर्द्रता कितना हो जाए, 100%। हवा में पहले से ही पानी है पूरा, तो क्या नीचे के पानी को स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप भर पेट खा के आए हुए हैं, तब कोई आपको अंडा करी या चिकन करी का प्रस्ताव देगा, तब खाइएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि पेट पहले से आपका क्या है, भरा हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर जल जो है वह वाष्पित होना चाहता है, लेकिन वायु कहता है कि भैया हमारे पास पहले से ही नमी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वायुमंडल का जब आर्द्रता जो है वह कितना हो जाए, 100% हो जाए, तब देखिएगा वायु में से क्या होता है, जल में से आपको जो वाष्प है बाहर नहीं निकलता है। जब देखिए कभी कभी आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाता है वायु का, तो पसीना टपकता नहीं, पूरे शरीर पर क्या रहता है,
चिप चिप करते रहता, बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि आर्द्रता कितना हो जाता है उस समय 100% रहता है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100%। अगला प्रश्न हमारा, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन है? वह कौन है? हमारा रेनिन है, जो दूध को किसमें बदलता है? आपको दही में बदलता है। दूध से दो चीज याद रखेंगे बाबू, एक तो याद रखते हैं, पूछता है दुग्ध शर्करा कौन सा है, मिल्क शुगर कौन सा है? तो याद रखिएगा, मिल्क शुगर किसको कहा जाता है? लैक्टोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। और दूसरा हम लोग का पूछता है दुग्ध प्रोटीन कौन होता है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि मिल्क प्रोटीन कौन सा है? तो मिल्क प्रोटीन जो है वो हमारा क्या है? केसीन है। याद रखिए, केसीन जो है हमारा क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है। क्वेश्चन और पूछता है, दूध हल्का पीला जो होता है वह किसके कारण दिखता है? हाँ, गाजर में पूछ रहे, दूध पूछ रहे, किसके कारण? केसीन के कारण। बीटा कैरोटीन के कारण कौन होता है आपको? गाजर। याद रखिए, तो दूध हल्का पीला किसके कारण दिखता है? आपको केसीन के कारण। मूत्र हल्का पीला किसके कारण दिखता है? मूत्र जो है वह पीला दिखता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण क्या है? जेल किसको कहते हैं? जिसमें जेल किसको कहा जाता है? जिसमें प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम कौन होता है? प्रोवाइडिंग मीडियम में पढ़ा रहे हैं, प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? सॉलिड हो। अब प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड। डिस्पर्स फेज जो हो ये हमारा क्या हो? द्रव होता हो, ये हमारा क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। तो कहिएगा सर ये प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है क्या? तो हम क्या करते हैं बाबू? पानी लेते हैं, पानी लिए और पानी में चौक के कण को मिला दिए, भाटा के कण को हम क्या किए? मिला। ये कण जो है वह पूरी तरह इस पानी में नहीं मिलेगा, बल्कि यह पानी में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो जो कण बिखरा हुआ है इसको क्या कहा जाएगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था। जिसमें बिखरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम। तो पानी क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा। और चौक का जो कण है वह क्या हो जाएगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर जेल का उदाहरण जो है क्या हमारा क्या हो जाएगा? पनीर हो जाएगा। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण। एक क्वेश्चन और पूछता है, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध याद रखिएगा, या चेहरा का जो क्रीम है या पायस का उदाहरण है, या इमल्सन का क्या है? उदाहरण। जो भी पढ़े हैं सब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। पायस किसको कहते हैं? जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव, यानी कि दोनों क्या हो? लिक्विड हो। यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव, दोनों द्रव उसको क्या कहा जाता है? पायस कहते हैं। कई दफा पूछा है कि दूध किसका उदाहरण है? दूध आपका किसका उदाहरण है? इमल्सन का। पायस का क्या होता है? उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए आगे गया, दूध क्या है? दूध अभी जस्ट बतलाए, दूध हमारा क्या है? इमल्सन है, यानी कि पायस। दूध हमारा इमल्सन है, यानी कि इसमें द्रव और द्रव दोनों आपस में क्या रहता है? मिला हुआ रहता है। यानी कि डिस्पर्स फेज में आपका लिक्विड होगा, पीछे इंग्लिश का लिख दिए थे, यहाँ इंग्लिश लिख देते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम भी हमारा क्या हो जाएगा? आपको लिक्विड ही होगा। तो जब लिक्विड और लिक्विड आपस में मिले तो क्या बन जाता है? आपको पायस बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अभी जस्ट बतलाए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। बीपीएससी बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुकी है। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जाता? तो अपने दिमाग लगाइए, तीन जो था वह सब्लिमेशन को दिखा रहा था, कपूर, आयोडीन और नैप्थलीन। तो अगर हम आयोडीन को गर्म करेंगे तो सीधे वह किसमें बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा और अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्योंकि आयोडीन किसको दर्शाता है? यह ऊर्ध्वपातन को क्या करता है? दर्शाता है। आयोडीन से दो तीन चीज हम लोग याद रख सकते हैं। तो आयोडीन धातु है या अधातु है? आयोडीन क्या है? अधातु, याद रखिएगा। अधातु होते हुए भी आयोडीन क्या होता है? ठोस होता है। सामान्यतः जो अधातु होते हैं, खासकर पी ब्लॉक के तत्व, वो जनरली गैस अवस्था में रहते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना। लेकिन यह किस अवस्था में है? ठोस। तो जो अधातु है गैस होंगे, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में? ठोस में। अधातु का जो सतह है वो चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन ऐसा अधातु है जिसका सतह क्या होता है? चमकीला होता है। यह भी याद रखिएगा, इसका सतह कैसा होता है? आपको चमकीला होता है। तीसरा बताएं, आयोडीन किस चीज को दर्शाता है? तो सब्लिमेशन को दिखाता है, ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। अगर हम थोड़ा बायोलॉजी से कनेक्ट करें तो आयोडीन किस ग्रंथि के सक्रियता के लिए जरूरी होता है? तो आयोडीन जो है वह थायराइड ग्रंथि के सक्रियता के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। और यह भी बतलाए थे, नोट कीजिएगा। और किसी पत्ती में स्टार्च को जान, किसी अनाज में स्टार्च है या नहीं, उसको परखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यह याद रखेंगे, आयोडीन टेस्ट। याद रखेंगे स्टार्च मंद परीक्षण के लिए, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंद। मंद परीक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन टेस्ट का। तो आयोडीन से क्या क्या याद रखेंगे? आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो ठोस अवस्था में है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसका चमकीला सतह होता है। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि के सक्रियता के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आयोडीन जो है वह स्टार्च की मौजूदगी जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि स्टार्च है या नहीं है। उसके लिए परीक्षण में कौन मदद करता है? आयोडीन करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो जहां 0 डिग्री सेल्सियस से भैया पानी तो हमारा किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन सारा पानी जो है वह किस में बदल जाएगा? बर्फ में। 0 पर बर्फ तो बर्फ है, लेकिन पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ। बर्फ कब पानी में बदलेगा? जब प्रेशर को थोड़ा क्या करे? बढ़ा दे। अगर प्रेशर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो 0 डिग्री पर बर्फ तो बर्फ ही है, लेकिन पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में। बताइए जल का एक विशेषता क्या है? इसका 0 डिग्री पर हिमांश भी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री। इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री पर यह जमता भी है और 0 डिग्री इसका गलनांक भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी। 0 डिग्री इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी होता है कि 0 डिग्री पर पिघलता भी है। यदि प्रश्न पूछ दे बर्फ कितना डिग्री पर पिघलता है? 0 डिग्री पर। प्रेशर का अंतर आ जाएगा। और पानी कितना डिग्री पर जमता है? तो 0 डिग्री। ठीक है, ये जल का सबसे बड़ा विशेषता है और अन्य पदार्थ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जल के अणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। जल के अणुओं के बीच जो आबंध होता है वो आबंध कौन सा है? हाइड्रोजन आबंध होता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण यह जल जो है वह विशिष्ट अभिलक्षणों को क्या करता है? दर्शाता है, जिसमें से एक विशिष्ट अभिलक्षण ये हम बतला चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बतलाइए।
भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं कि चेंज होने के बावजूद भी वह अपने मूल गुणों में कोई परिवर्तन ना लाए। जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, तो चांदी का बर्तन काला हो गया तो अब यह क्या बना देता, सिल्वर सल्फाइड बना देता, अब यह परिवर्तन नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, रासायनिक। ये कैसा है, रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, दहन प्रक्रिया, ये कैसा प्रक्रिया है, दहन, जिसको हम लोग कंबसन कहते हैं। दहन भी रासायनिक परिवर्तन है। दहन भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज में आता है। अगला क्या है, दूध से दही बनना। दूध से दही तो बना लेंगे, लेकिन दही से दूध बनेगा नहीं बनेगा, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। लेकिन कहा पानी से में चीनी घोलना, पानी में चीनी घोलेंगे तो फिर अगर हम शरबत को गर्म करें तो पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा, फिर से हम पानी और चीनी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल चेंज होगा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कि पुनः आरंभिक अवस्था में आ सके या पूरी तरह बदलाव ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है। बाबू क्रोमा मतलब होता है कलर, क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर यानी कि रंग। रंगीन पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के, रंगीन पदार्थों के मिश्रण अलग करने के किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कई दफा पूछा है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग क्यों करते हैं, तो दो या दो से अधिक रंगीन पदार्थ को आपस में मिला चुके हैं, उसको अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। चलिए विकल्प देते हैं, रंगीन पदार्थ की पहचान करने के लिए, पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं होता, किसके लिए होता, अलग करने के लिए, ये तो नहीं होता। पदार्थों की संरचना निर्धारण के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हम लोग नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रंगीन पदार्थों का प्रभावी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये अलग प्रक्रिया ही होता है प्रभावी आसवन, तो ये नहीं भी होगा। तो क्या बचा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग, कैसा पदार्थ, आप देखिए यहाँ एग्जाम में एक और फंसा सकता था, हम तो आपको पढ़ा दिए कि एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। हो सकता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न दे दे कि मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, और दूसरा दे देगा मिश्रण से रंगीन पदार्थ को अलग करने के लिए। अब किसमें टिक लगाएंगे, रंगीन पदार्थ को अलग, तो आप तो रट के चले जाते या बुक वाला को रट के चले जाते कि मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। देखिए एग्जामिनर यहाँ पर क्या किया, आपके साथ गेम खेल दिया, वहां पर ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, रंगीन पदार्थ लगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ाए कि अभिनव सर एक शिक्षक, एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑप्शन ए में अभिनव सर शिक्षक है, दूसरा जगह अभिनव सर गंजा शिक्षक है, ज्यादा क्लोज क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी में लगाइए। ठीक है, अगला ठोस कपूर से कपूर बॉक्स बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तभी से हम रखते आ रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। बताएं ऊर्ध्वपातन कौन कौन दिखाता है, तीन तो याद ही रखिएगा, दूसरा क्या याद रखेंगे, आयोडीन, और तीसरा क्या याद रखेंगे, न्यायफल। ये तीन जो है वो हमारे ऊर्ध्वपातन को या सब्लिमेशन को क्या करता है, दर्शाता। बहुत सारा पदार्थ है, लेकिन ये तीन बार बार एग्जाम क्या करता है, पूछता है। आजकल ये पूछने लगा तो एग्जाम को पता चल गया कि बच्चा कर्पूर और आयोडीन याद करके आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से तैयार क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल हमारा अगर धरती पर देखें तो क्या है, नमकीन जल है, तो नमकीन जल से पेयजल कैसे तैयार करेंगे, उसमें से नमक हटा के तो क्या आ जाएगा, निर्जलीकरण यानी कि डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। डी मतलब निकालना, डी मतलब क्या होता है, निकालना। सैलाइन मतलब होता है नमक,
जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डिसैलिनेशन। जैसे आप सुनते हैं डिहाइड्रेशन, डी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकालना, और हाइड्रेशन मतलब क्या हो जाता है? जल। शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल निकलता तो हम क्या कहते हैं? क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। तो समुद्र के पानी में से नमक को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डिसैलिनेशन के नाम से जाना जाता है। और यह किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, यह रिवर्स ऑस्मोसिस। यही क्वेश्चन पूछता है, यह किस पर आधारित होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस पर यह क्या होता है? आधारित होता है। या इसी को उल्टा परासरण कहते हैं, व्युत्पन्न परासरण के नाम से जानते हैं। यानी पहले समुद्र के जल से नमक को अलग करने का प्रक्रिया किस पर आधारित होता है? तो उल्टा परासरण पर क्या रहता है? आधारित रहता है। तो ज्योग्राफी से अगर कनेक्ट करें बाबू, तो पूरे विश्व में अभी इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास यह तकनीक बहुत विकसित है। वह समुद्र के जल से नमक को क्या करता है? अलग करता है। कुछ महीना पहले, 6 या 7 महीना पहले लक्षद्वीप और ये मालदीव के बीच क्या हुआ था? टक्कर हुआ था। लोग लक्षद्वीप को क्या करने लगा? डेस्टिनेशन के रूप में उपयोग करने लगा। तो देखिएगा, इजराइल अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इजराइल बोला भारत को कि भैया तुम लक्षद्वीप को टूरिज्म बनाओ, हम वहां के समस्या को दूर करेंगे, वहां के नमकीन जल को हम क्या करेंगे? साफ करेंगे। वहां पर आगे कौन आया था? इजराइल आया था। इजराइल का याद रखिएगा, चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, फिर भी देखिएगा क्या है? वह मतलब टक्कर देता उन सभी से। दूसरा याद रखिएगा, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वह विश्व का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। और इजराइल एक ऐसा देश है जो समुद्री जल को के पानी को शुद्ध बहुत बृहद पैमाने पे कर रहा है। और यह समुद्री जल को शुद्ध किस इससे किया जाता है? तो उल्टा परासरण के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? नहीं बताएंगे हम, अभी जस्ट बताएं। उत्तर परासरण, या इसी को क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। यही डिस्कशन का फायदा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो याद रखिएगा, बहुत सारा कण बिखरा हुआ, मान लीजिए इस कण पर धन आवेश, उदाहरण बता रहे हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण ये सब कण क्या है? दूर है। लेकिन अगर इसके आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कण सब आपस में आकर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्कंदन करते हैं, या इसी को क्या कहा जाते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। तो अगर पानी में बहुत सारा कण बिखरा हुआ है, अगर पानी में हम फिटकिरी को मिला दे तो फिटकिरी क्या करेगा? सभी कण को आपस में चिपका देगा और वो कण भारी होकर नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो फिटकरी अशुद्ध जल को शुद्ध में कैसे बदलता है, या किसके द्वारा बदलता है बाबू? स्कंदन के द्वारा या कोगुलेशन के द्वारा। या कभी कभी खून जो आपका गिरते रहता है शेविंग के बाद, तो आप क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं शेविंग, पुरुष लगाता है। तो वो क्या होता है? फिटकरी क्यों लगाया जाता है? ताकि रक्त के कणों को एक जगह इकट्ठा कर दे, और उसी को क्या कहा जाता है? ब्लड कोगुलेशन। तो फिटकरी क्या करता है? स्कंदित करता है, आपको कोगुलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक या ग्रेफाइट? क्रिस्टल कौन नहीं है? याद रखिए, गंधक जो है वह क्रिस्टल नहीं है। गंधक किस रूप में रहता है? यह S8 अणु के रूप में रहता है। इसे गंधक से याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन जो है किसके रूप में रहता है? H2। नाइट्रोजन किसके रूप में रहता है? N2। ठीक है। सल्फर गैस है और किस रूप में रहता है? S8 अणु। और कैसे रहता है? इस प्रकार से रहता है। या किस तरीके का दिखता है? रानी के मुकुट की तरह। अपने गर्लफ्रेंड को बर्थडे में जो पहना देते हैं 20 रुपया वाला टोपी, उसी तरीके का यह क्या होता है? दिखता है। तो पूछ देता, क्राउन शेप का रानी के मुकुट की तरह जो है वो कौन सा अणु दिखता है? वो कौन सा अणु है? गंधक है, जिसका अणु सूत्र कितना है? S8। बहुत सारे बच्चा फंस जाएगा कि गंधक का अणु सूत्र क्या है? H2 है, S3 है, S8 है। मैक्सिमम बच्चा किस में टिक लगाएगा? H2 में क्या करेगा?
ठीक लगाएगा, जबकि इसका क्या होता है, एस एक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, समुद्र का पानी, या वर्षा का पानी, या आश्रित जल? क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों में तुलना किया जाए तो यह क्या हो जाएगा हमारा, वर्षा का पानी, जो किसके कारण होता है, डिस्टिलेशन के ही कारण होता है। तो दूसरा धरती पर कौन सा है, या हमारे चारों तरफ कौन है? तो अशुद्ध जल को हम तैयार करते हैं ना, नॉर्मली तो मिलता नहीं है, या क्या है, वर्षा का पानी है, या किसके कारण होता है, या खुद डिस्टिलेशन के कारण। या खुद उदाहरण किसका है, आसवन का। यह किसका उदाहरण है, आसवन का क्या है उदाहरण। आसवन किसको कहा जाता है कि पानी को गर्म करके उसको किसे बदल देता है, वाष्प में बदल देते हैं। तो पानी को जब वाष्प में बदलेंगे तो वाष्प में कोई गंदगी रह जाएगा, नहीं रहेगा। अब जब उस वाष्प को ठंडा करके जो जल प्राप्त करेंगे वह जल क्या कहलाता है, कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास चापाकल का पानी है और चापाकल के पानी में गंदगी मिला, उस पानी को हम खौला देंगे, खौलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी या पानी क्या हो, वाष्प में बदलेगा। जब यह वाष्प में बदल जाएगा तो कोई कण मौजूद रहेगा वाष्प में, नहीं रहेगा। अब उस वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। ठंडा करेंगे तो जो जल प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध जल। मान लीजिए हम बीकर लिए ऐसे पानी, इसको पहले हम गर्म करेंगे तो वाष्प जो है, इस जल का जो वाष्प है, वाष्प क्या होगा, इस ट्यूब के माध्यम से, इस नली के माध्यम से कहा जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा, और यहाँ पर इस वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। तो यहाँ जो जल प्राप्त होगा उसको कौन सा जल कहते हैं, अशुद्ध जल। जहां ये जल वाष्प में बदला, क्या कण इसके साथ उड़ेगा, नहीं, ये कण कहाँ रह जाएगा, या इसी को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य चाप पर ठोस अवस्था में रहता, नहीं बताएंगे ये, अभी जस्ट बतलाएं। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। ब्रोमीन का एक विशेषता बता दीजिए बाबू, यह अधातु है, यह भी अधातु है, और यह अधातु किस अवस्था में रहता है, आयोडीन के बारे में बताएं तो आयोडीन भी अधातु है, लेकिन किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। क्लोरीन का विशेषता क्या है, सबसे विद्युत ऋणात्मक परमाणु, सबसे विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूछता है कई बार कि सबसे विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा है, तो सबसे विद्युत ऋणात्मक परमाणु हमारा कौन है, तो फ्लोरीन जो है वह सबसे विद्युत ऋणात्मक क्या है, परमाणु। नोट कर ले, बोल तो नहीं हो रहे हैं, चल अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं, अब आप लोग बताते हैं, हम बताए, टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन, खाने का सोडा, या सिरका। मिश्रण कौन सा नहीं, मिक्सचर कौन सा नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आजकल केमिस्ट्री से पूछ रहा है ना, इसी तरीका क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, मिश्रण कौन नहीं है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यह एक यौगिक है, यानी आपको क्या है, कंपाउंड। ठीक है, सिरका जो है, सिरका मिश्रण, सिरका मिश्रण है किसका, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का किसके साथ मिलाने पर, जल के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, सिरका। कितना प्रतिशत होता है, 15% एसिटिक अम्ल को जब जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, सिरका।
हाथ धोने वाला तो साबुन पता ही है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा मिश्रण मिला रहता है। टूथपेस्ट में भी तो देखते हैं आजकल लौंग, इलायची, चाट मसाला सब मिला हुआ है ना। ये सब क्वेश्चन जितना इजी है एग्जाम में वही प्रेशराइज कर देगा, क्योंकि वहां डर लगा रहेगा कि अगर हम गलत कर दिए तो रैंक हमारा पीछे रह जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया जाए और तब उसका ढक्कन खोला जाए। एक बोतल पानी को चंद्रमा पर ले जाकर ढक्कन खोल दीजिए, तब क्या होगा, जम जाएगा, उबालने लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा या बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिए वो जल क्या होने लगेगा, उबालने लगेगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है, नगण्य है, कम है। और बताएं कि वैसा तापक्रम जिस पर वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो वहां तो वायुमंडलीय दाब तो है ही नहीं, तो वाष्प दाब तुरंत किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का तुरंत वह क्या होगा, उबलने लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब बर्फ पिघलता है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछता है इसका आयतन घट जाता है, वॉल्यूम घटता है बाबू। कैसे घटता है, बर्फ का जो अणु है यह एक दूसरे से दूर दूर रहता है, इसके बीच जो आबंध होता है यह आबंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन आबंध। ये कौन सा आबंध कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इस प्रकार से चिपका हुआ। तो अगर आप देखिएगा तो देखने में बर्फ यहां से कहां दिख रहा है, यहाँ तक, इतना दूर तक इसका आयतन। लेकिन जहां गर्म कीजिएगा यह हाइड्रोजन आबंध इसके बीच का क्या होगा, टूटेगा, और यह सब जो अणु दूर दूर था यह अणु एक दूसरे के क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो जो इतना दूर था अब यह क्या आ गया, पास आ गया। आयतन क्या हुआ, घटा। सामान्यतः किसी पदार्थ का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे लोहा है, लोहा का कण आपस में क्या है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। जब इसको गर्म करेंगे यह कण एक दूसरे से क्या भागेगा, दूर भागेगा, तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ा। लेकिन बर्फ में क्या था, दूर था, इसके बीच में एयर स्पेस था, वायु। देखने में आपको लग रहा था बहुत फैला हुआ, लेकिन गर्म करेंगे तो सब क्या होगा, चिपकेगा, तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, इसलिए कहते हैं जो बर्फ है या जल है इसका अद्भुत आपका क्या है, लक्षण। अगला है हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य के लिए, बिग बैंग थ्योरी के लिए। बिग बैंग महाविस्फोट का जो सिद्धांत हुआ है इसी को जानने के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का इतना निर्माण कैसे हुआ, उसको जानने के लिए लोग हिग्स बोसोन पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रह्मांड के अस्थायी दशा प्रतिरूप को जानने के लिए इसी हिग्स बोसोन को